जय हिंद साथियों। आज हमारी आरटीजेसी और धर्मगुरु की विविध प्रश्नों की शुरुआत है। ये हमारी प्रथम कक्षा है और कुछ जीके के जो मुख्य विषय होते हैं उससे अलग कुछ जानकारियों से प्रश्न बनाए जाते हैं। इसमें हम लोग विविध में रखते हैं इन सारे चैप्टरों को। तो ये हमारी 10 महत्वपूर्ण योजनाओं पर जो भारत सरकार द्वारा चलाई जा रही है और भारत सरकार के विकास और सशक्तिकरण में जो महत्वपूर्ण योगदान दे रही हैं उस पर चर्चाएं करेंगे, क्योंकि प्रतिवर्ष 1 या 2 प्रश्न बना लिए जाते हैं। अब इस बार कैसे बनाए जाते हैं प्रश्न वो हम लोग चर्चा करते हैं। योजनाओं का जो मुख्य उद्देश्य है जिसमें नागरिक कल्याण, राष्ट्रीय समृद्धि और महिला सशक्तिकरण में विशेष योगदान दिया जाता है इन योजनाओं के माध्यम से। हमारा जो मिशन है 2047 का, जब हम लोग 100वां स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे उस समय हम लोग विकसित हो चुके होंगे। तो जो मिशन भी है उनको भी अपने दृष्टिकोण में योजनाओं के दृष्टिकोण से ही देखना है, ठीक है। अब हमारी जो प्रथम योजना है वो है प्रधानमंत्री जन धन योजना। थोड़ा समझते चलना है, यदि आप समझेंगे तो आपके अंदर इंटरव्यू का बेस यहीं से बनना स्टार्ट हो जाएगा। क्या है कि जब आप योजनाएं समझेंगे, कुछ भारत सरकार के कार्य समझेंगे, तो यहाँ आपके अंदर एक तर्क शक्ति विकसित होगी। और जैसे ही आप तर्कों पर बात करने लगेंगे, अपनी बात को प्रमाणित करने लगेंगे, प्रामाणिकता लाएंगे, परिणाम देने लगेंगे, आप समझ जाना कि आप इंटरव्यू की तैयारी शुरू कर दे रहे हैं। पता जरूर अलग से नहीं चलेगा, अलग से कोई कुछ नहीं होता है। बीच के कुछ आपको जैसे ही आप ज्ञान अर्जित करते जाते हैं वहीं से आपको हर स्तर या हर आपका बेस वहीं से तैयार होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये PMJDY शायद हो सकता है कि ऐसा आपसे फॉर्म पूछ लिया जाए, तो इसमें थोड़ा दिमाग में रखना है कि क्या इसका नाम है। 15 अगस्त 2014 से ये शुरुआत हुई थी। ये मुझे लगता है जहाँ तक सभी लोगों को पता होगा, नहीं होगा तो विशेष तौर पर इसको देख लेना है, क्योंकि इसका एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है हमारा भारत देश में। जो हमारे भारत देश की जनसंख्या थी उसमें लगभग 53 करोड़ लोगों के, महिलाओं और पुरुषों के बीमा खोले गए हैं। ये एक वित्तीय समावेशन में बहुत बड़ा योगदान है। पहले हमारे यहाँ पर लगभग 50-55 करोड़ लोगों के बैंकों में खाते नहीं हुआ करते थे। अब जैसे ही खाते स्टार्ट हो गए, इसका फायदा ये हुआ कि जो भी सरकार हमारी कुछ मदद करना चाह रही है गरीब लोगों की, तो वो DBT के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, ये भी फुल फॉर्म याद रख लेना है, इसके माध्यम से सीधे खातों में पैसे भिजवा देती है। तो इसका यही एक बहुत महत्वपूर्ण हम लोगों को उद्देश्य समझ में आया कि वित्तीय समावेशन सबसे ज़्यादा महिलाओं का हुआ है इसमें। तो इसको विशेष तौर पर याद रख लेना है। 15 अगस्त 2014 को जब पहला लाल किले पर भाषण हुआ था हमारे PM साहब का, उसी समय इस योजना की घोषणा की थी, ठीक है। अटल पेंशन योजना, ये 9 मई 2015 को शुरुआत है। इसका जो उद्देश्य है असंगठित क्षेत्र में श्रमिकों को वृद्धावस्था में पेंशन सुरक्षा प्रदान करना। इसका मैं समझा दे रहा हूँ। असंगठित क्षेत्र मतलब होते हैं कि जैसे आपको रेडी पटरी वाले, कुछ ठेला वाले, ऐसे जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में कार्य करते हैं, जिनका एक व्यवस्थित वो नहीं होता है, कोई समूह नहीं होता है कार्य करने का। आज कुछ कर रहे हैं, कल कुछ कर रहे हैं, तो इनके लिए, इनके भविष्य में वृद्धावस्था इनका सुरक्षित करने के लिए सरकार के द्वारा अटल पेंशन योजना की शुरुआत। यहाँ आपके बीमाओं से 100-100, 200-200 रुपये उसके काटे जाते हैं उसके, और उसमें कुछ सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा सहयोग किया जाता है। बाद में फिर आपको 3000, 4000 ऐसे कुछ पैसों की बाद में वृद्धावस्था के टाइम में मदद मिलेगी। तो ये अटल पेंशन योजना महत्वपूर्ण नागरिकों के लिए योजना है। इसमें बेहतरीन योजना या इसके परिणाम आएंगे आगे चल के भविष्य में, तो इसको थोड़ा याद रखना है। मई में शुरुआत हुई है। प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना, ये 9 मई 2015 को शुरुआत हुई है। इसको इसलिए याद रखना है कि हमारे भारत देश के अधिकतर लोग ऐसे बीमा नहीं करवाते थे, उनके पास कोई बीमा सुरक्षा नहीं होती थी। इस योजना के तहत अब 18 से 70 साल के लगभग सभी लोगों को बीमा, आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या पूर्ण विकलांगता होती है, तो इसके तहत कुछ केंद्र सरकार के द्वारा जो भी इन्वेस्ट किया जाता है इनके बीमा में, वो फिर कंपनियों को द्वारा पेमेंट किया जाता है। तो सुरक्षा योजना, जिसका भी जनधन खाता है उनको भी ये बीमा सुरक्षा योजना प्रदान होती है, लेकिन अधिकतर लोगों को ये जानकारी नहीं होती है, तो वो क्लेम नहीं करते हैं। इस वजह से उनको राशि नहीं मिल पाती है। तो याद रख लेना है, PM सुरक्षा बीमा योजना ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है हमारे भारत देश के नागरिकों के लिए।
ठीक है। अगली योजना है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। देखो, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का हमारे यहाँ पर जो एक और फायदा हुआ है, अभी मैंने करंट में आपको ये समझाई थी अच्छी तरह, 5 लाख से अब ये 20 लाख का लोन कर दिया गया है, ठीक है, पहली बात। और 8 अप्रैल 2015 को ये शुरुआत हुई थी। छोटे और सूक्ष्म उद्योगों को ऋण प्रदान करने और स्वरोजगार और उद्यमशीलता, इसके लिए प्रोत्साहित करना नागरिकों के लिए, इसके लिए ये शुरुआत की गई थी 2015 में। अभी वर्तमान में ये ज़्यादा चर्चाओं में रही है प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, क्योंकि जो हमारे छोटे और सूक्ष्म उद्योग हैं, इनके द्वारा बहुत ज़्यादा रोजगार उत्पन्न या उत्पादन करने में योगदान दिया गया, इसलिए प्रधानमंत्री योजना चर्चाओं में है, ठीक है। तो इसको थोड़ा याद रख लेना है, मैंने करंट में भी बताया है। आयुष्मान भारत योजना, ये भी बहुत चर्चाओं में रही है, क्योंकि इसकी पहले शुरुआत देखते हैं। 23 सितंबर 2018 को शुरुआत होती है। कमजोर और वंचित परिवारों को स्वास्थ्य बीमा कवरेज करने के लिए ये शुरुआत की गई थी। ये आप लोग जो 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो ये सरकार से नहीं मिलते हैं, इसमें यदि आप लोगों को जानकारी ना हो। जैसे ही आपका आयुष्मान कार्ड बनता है, उस समय केंद्र सरकार के द्वारा बीमा कंपनी को कुछ पैसे दिए जाते हैं। यदि वो ये स्वास्थ्य बीमा है, यदि आप लोगों की तबीयत खराब होती है, तो वो अधिकतम 5 लाख रुपए तक का आपको कवरेज मिलेगा। ये सरकार की योजना है आयुष्मान। दूसरी बात, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है। पहले ये योजना थी कमजोर वंचित परिवारों को। अब 70 साल से ऊपर जितने भी लोग हैं, वो चाहे जिस भी समाज से हो, जो भी, चाहे कमजोर हो, चाहे वंचित हो, चाहे संपन्न लोग हो, सभी को कवर करेगी ये योजना। तो इसका दायरा मतलब बढ़ा दिया गया है, इसलिए चर्चाओं में है। और हमारे भारत देश में अब बहुत सारे जिनके लोगों की मृत्यु हो जाती है स्वास्थ्य सुविधाओं के अभाव के कारण, अब वो इनका लाभ ले रहे हैं, और बहुत ज़्यादा अब हमारे यहाँ के परिणाम आने लगे हैं। ये क्योंकि 2018 से कम नहीं है, तो इसमें 7 साल होने वाले हैं योजनाओं के। तो ये बहुत सकारात्मक योजना रही है भारत के विकास में, नागरिकों के जीवन के विकास में, ठीक है। ये मैंने बता दिया, 70 साल की उम्र के अधिक वालों को भी कवरेज कर दिया गया। पीएम मातृ वंदना योजना, ये थोड़ा इसको देखना है। पीएम मातृ वंदना योजना का एक हमारे यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है, वो गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। इसका उद्देश्य देखो, वित्तीय सहायता पहले 1400 रुपये मिलते थे, अब 3000 रुपये मिलने लगे। ये आप पैसे से नहीं इसको समझना, इसको समझना ये है कि जो महिलाओं की सबसे ज़्यादा मौतें हो जाती थी, उनको जिनके अंदर जागरूकता नहीं होती थी, समय पर उनके चेकअप नहीं होते थे, और जैसे ही पता चला लड़की का यदि पैदा हो गई, तो उसको विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था उसके स्वास्थ्य के ऊपर। तो इन सारी चीज़ों को सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए ये वित्तीय सहायता एक सिंबल है। ये फ्लैगशिप योजना है। ये फ्लैगशिप का मतलब होता है ये छायावृत्ति, कि जो सभी समाज के लोगों या सभी महिलाओं को अपने अंदर समेट ले। ये फ्लैगशिप योजना है, और ये बहुत अच्छा हमारे भारत देश में इसका परिणाम रहा है। अब अधिकतर बिल्कुल महिलाओं और बच्चों, शिशुओं की न्यूनतम मौत दर हो गई है, ठीक है, मृत्यु दर न्यूनतम हो गई है इन सारी योजनाओं से। याद रखना है इसको। 2017 की मिशन इंद्रधनुष, मुझे ये थोड़ी हटके लगी थी योजना, इसको याद ना। एक गर्भवती और बच्चों को टीकाकरण करवाना है। मिशन इंद्रधनुष का 14 दिसंबर 2014 से शुरुआत हुई थी इसकी, और इसने भी बहुत अच्छा परिणाम दिया है हमारे देश के नागरिकों के, बच्चों के और महिलाओं के विकास में। स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, इसका उद्देश्य समझ लेना। ये मुझे लगता है कि ये पूछ ली जाएगी इस बार कि कब से शुरुआत हुई थी। देश को स्वच्छ बनाने और खुले में शौच मुक्त करने के लिए। अस्वच्छता के कारण इतनी बीमारियां हो रही थी बच्चों में, महिलाओं में, कि जिसमें सरकार का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता था। अब इन सारी योजनाओं के माध्यम से, जागरूकता के माध्यम से, अब बहुत सारे सरकार का पैसा बचने लगा है। इसी के कारण, इसी का परिणाम है कि हमारी प्रधानमंत्री जो अटल बीमा योजना में पैसे देने लगे हैं, और स्वास्थ्य बीमा जो हमारा इस आयुष्मान कार्ड है, इसमें पैसा इन्वेस्ट, इसी का परिणाम है इसी योजना का। तो इसको थोड़ा याद रखना है।
प्रधानमंत्री आवास योजना ये 2.0 लॉन्च दोबारा कर दी गई है। इसका सकारात्मक परिणाम आया है। लगभग 2,69,00,000 लोगों को घर उपलब्ध हो गए हैं। गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले सभी को मुफ्त घर उपलब्ध कराना। हालांकि ऐसा नहीं है, बहुत भ्रष्टाचार हुआ है इस योजना में, और यदि सही से जांच की जाए सभी लोग जानते हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो मुझसे जुड़े हैं अधिकतर लोग अपने ग्रामीण क्षेत्रों से संपर्क या रिश्ता नाता उनका है, तो वो जानते हैं कि जिन लोगों को ज़रूरत नहीं है उनको भी ये आवास प्रदान किए गए हैं। बस उसमें 20-30 हज़ार रुपये की ग्रामीण स्तर पर और 50 हज़ार रुपये की शहरी स्तर पर ये डिमांड रहती थी कमीशन की। इसके आधार पर जो नहीं लायक भी है उनको भी घर प्रदान करवा दिए गए हैं। यदि इसकी जांच होती है तो मुझे लगता है कि जो सरकारी है, देखो जो राजनीतिक है वो रहते हैं 5 साल के लिए और उसके पहले भी वो हटाए जा सकते हैं, लेकिन जो सरकारी कर्मचारी है और जिसने संविधान की शपथ ली है तो उनके ऊपर तो मुझे लगता है बहुत कठोर एक्शन ले जाना चाहिए, और मेरे हिसाब से उनको तो बर्खास्तगी करना चाहिए जिसने भी सरकारी कर्मचारियों ने इस योजना में भ्रष्टाचार किया है। लेकिन अब एक मैंने पिछले एक इतिहास की उसमें सामंत शब्द पढ़ाया था। सामंत का मतलब होता है जो मौर्य काल नहीं, जो गुप्त काल के लोग थे वो कुषाणों के सामंत थे, कि जो बिना किसी सरकारी पद पर होते हुए वो सरकारी अधिकारों का उपयोग करना, ये होता है सामंत। तो हमारे यहाँ जो राजनीति, अब हम लोग तो एक दलाल और इन सारे शब्दों से उनको संबोधित करते हैं, लेकिन उस समय इन लोगों को सामंत बोला जाता। अभी जो पार्टियों के लोग रहते हैं वो सारे इन सब कमीशनों को बढ़ावा देते हैं दलाली के थाने में और योजनाओं में। ये सब भ्रष्टाचार का कारण पार्टी के लोग ही होते हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, किसी भी सरकार के हो। ये अच्छी तरह तुम लोग समझते हो। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इसका जो मुख्य उद्देश्य 22 जनवरी 2015 को इसका उद्देश्य था लिंगानुपात बढ़ाना। सबसे पहले आप लोगों को पता है कि हमारे यहाँ जो सेंटर का लिंगानुपात था वो था 943, तो इसलिए लिंगानुपात को बढ़ावा देने के लिए 22 जनवरी 2015 को इसकी शुरुआत की। और अन्य भी इसके कारण थे, जो बालिका शिक्षा, जो लोग नहीं पढ़ाते थे बालिकाओं को, तो उनको भी बढ़ावा देना है। और भ्रूण हत्या को रोकने का प्रयास किया गया था इस योजना में, तो इसको थोड़ा समझ लेना। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, ये बहुत किसानों को आर्थिक सहायता में एक अच्छी योजना साबित हुई है इस क्षेत्र में। हालांकि अब क्या है, अब देखो सब लोग हैं, सभी लोग जानते हैं कि कहाँ हमारे यहाँ कमी, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा जो कमी है वो निगरानी तंत्र में है। जो कोई भी योजना चलाई जाती है तो वो उसको पैसा देकर और छोड़ दिया जाता है। ये कहाँ तक पहुँची, कितना लाभ हुआ, कहाँ इसमें कमियां हैं, उसमें सुधार करने की क्या है, ये नहीं देखा जाता। किसान सम्मान निधि ठीक है, अच्छी बात है, 6,000 2,000 रुपये वो कृषि रबी खरीफ और जायद की फसलों के समय दिए जाते हैं, जिसमें बीज और खाद के समय ये उपलब्ध हो जाता है। लेकिन समस्या कहाँ होती है, जब ही ये 2,000 रुपये मिलते हैं उसी समय खाद शॉर्टेज हो जाता है। तो अब जो 1,000-1,200 रुपये की किसान को मिलना चाहिए बोरी, वो मिलने लगती है फिर 2,000-2,200 में। यदि एक सीमांत या लघु कृषक को 2 से या 3 बोरी लेनी पड़े तो वो फिर 3 से 4,000 रुपये एक्स्ट्रा पेमेंट करना पड़ता है। तो इसके योजना का वहीं, लेकिन हमको इस नज़रिए से नहीं देखना। आप यदि क्रिटिकल दृष्टिकोण रखते हैं तो उसमें फिर आप अच्छी तरह से प्रस्तुत कर पाएंगे, तर्क सहित अपने आप को, अपने उत्तर को प्रमाणित कर पाएंगे। तो इस आधार पर समझते चल रहा है। 6,000 रुपये की किसानों को मदद 1 फरवरी 2019 से ये योजना शुरुआत हुई है। अगली प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये मुझे बहुत अच्छी योजना लगी है। इसमें केंद्र सरकार कुछ राज्य सरकार पैसे का भुगतान करती है और 5 से 10% किसानों को जो फायदा लेते हैं उनको देना पड़ता है, बाकी 90% इनके द्वारा किया जाता है। ये प्राकृतिक आपदाएं अभी वर्तमान में तो जलवायु परिवर्तन के द्वारा कारण देखी जा रही, फसल नुकसान को सुरक्षा प्रदान करना और मानव जनित भी है। ये दूसरी बात, यदि आपकी फसल नुकसान हो जाती है तो आपको ये बीमा मिलेगा, लेकिन इसमें भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार होता है। यदि आपके यहाँ का चाहे वो लेखपाल चाहे पटवारी जो भी बोलते हो, इनको यदि आप पेमेंट कर देते हैं तो आपको सबसे ज़्यादा इसका लाभ मिल जाएगा। यदि नहीं करते हैं तो फिर इसका आपको कवरेज नहीं मिलेगा। ये मेरे सामने की कई जगह ऐसा घोटाला हुआ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो
बड़े अधिकारी हमारे एसडीएम लेवल के और डीएम लेवल, इनको भी टाइम नहीं है इन सारी योजनाओं पर निगरानी करने की। यहाँ समस्याएं सबसे ज़्यादा हो रही हैं। याद कितना रखना है कि 2016 से 13 जनवरी से शुरुआत हुई थी इसकी, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की। अगला मेक इन इंडिया। मेक इन इंडिया आपको याद इसलिए रखना है कि मेक इन इंडिया का हमारे भारत देश में अभी आपने देखा होगा कि 12% लगभग हमारे रक्षा निर्यात में वृद्धि हुई है, और अगले 2029 तक हम लोग 50,000 करोड़ का निर्यात करने का लक्ष्य रखे। अभी हमने हालांकि लगभग 21,000 करोड़ का निर्यात किया है, लेकिन हम लोग 29 तक 50,000 करोड़ का रक्षा निर्यात में, अभी तक हम लोग आयात पर निर्भर थे। लेकिन मेक इन इंडिया में अब हम लोग हर क्षेत्र में निर्यात करने की स्थिति में, तो इस योजना को सभी को जानकारी है, 2014 से ही शुरुआत हुई थी। 2014 सितंबर को और एक दिवस मनाया जाता है, वो आप लोग कमेंट करेंगे यदि जो पूरी क्लास लेता है, ठीक है। विनिर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा देना और निवेश को आकर्षित करना। हालांकि वर्तमान में हमारे यहाँ जो एफडीआई है वो नकारात्मक दिशा में जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ जो आंतरिक सुरक्षा है, आंतरिक स्थिरता है, उसको थोड़ी चुनौतियां मिल रही हैं। इस वजह से जो विदेशी निवेश आकर्षित करने की योजना रखी है गई है ये हमारी, इसकी वजह इसका हमको थोड़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है, तो याद रखना इसको। डिजिटल इंडिया मिशन। अब हम अपने भारत देश के सभी लोगों को डिजिटल बनाएंगे, डिजिटल ढांचे का विकास करेंगे, सरकारी सेवाएं डिजिटल तौर पर पहुंचाएंगे, और सभी लोगों को, अपने नागरिकों को भी साक्षर बनाएंगे डिजिटली तौर पर। लेकिन इसका सबसे बड़ा कारण मुझे कमी ये लग रही है कि कुछ लोग, जो सबसे ज़्यादा असमानता बढ़ रही है ना, डिजिटलीकरण से ही बढ़ रही है। कुछ लोगों को बिल्कुल लाभ नहीं मिल पा रहा है, कुछ लोग इसका अन्य हिस्से का भी लाभ ले रहे हैं। तो ये योजना अच्छी है। और दूसरा, हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा चैलेंज है कि हम लोग अभी जो साइबर अटैक है उसको नहीं रोक पा रहे हैं, हमारे पास इतना ढांचा मजबूत नहीं विकसित हो पा रहा है। तो हमको ज़रूरी है डिजिटल इंडिया में स्किलफुल युवा या उनके लिए एक अलग से संस्थान खोले जाएं जो इस क्षेत्र में विशेष रिसर्च करें, और अपना पूरा ये मिशन का जो मुख्य उद्देश्य है वो हम लोग प्राप्त करने में सफल हो पाएँ। पीएम गति शक्ति योजना। अब हम लोग गति शक्ति में सभी पूरे देश को, बुनियादी ढांचे को जोड़ेंगे। अब इसमें गति शक्ति में हम लोग रोड भी बनाएंगे और ट्रेन का पथ भी बनाएंगे, ठीक है, रेलवे का, और साथ में एरोप्लेन का। इन सारी क्षेत्रों में हम पूरे देश की कनेक्टिविटी जोड़ेंगे एक दूसरे से। जो अभी हम लोग राज्य बाई राज्य करते थे, अब हम लोग देश को केंद्र में या राष्ट्र को केंद्र में रखकर इस योजना की शुरुआत 23 अक्टूबर 2021 से हुई थी, और देश को या राष्ट्र को केंद्र में रखकर अब हम लोग बुनियादी ढांचे का विकास करेंगे। अगली योजना हमारी पीएम उज्ज्वला योजना। यहाँ इसको ये पूछने की मुझे ज़्यादा संभावना लग रही है इस बार। लगभग 9.5 करोड़ कनेक्शन दिए जा चुके हैं। 1 मई 2016 की ये योजना है, और गरीब परिवारों को स्वच्छ ईंधन उपलब्ध कराना और उनको बेहतर स्वास्थ्य आवरण पैदा करना उनके लिए, ये सब थे। हालांकि अब किसको आप 200-500 रुपये प्रदान करके आप यदि उसके लायक नहीं हैं, फिर भी आप उज्ज्वला कनेक्शन ले सकते हैं। ये योजना में, इसमें भी बहुत जो भी योजनाएं अभी चल रही हैं उसमें सबसे ज़्यादा मैंने बताया है कि निगरानी तंत्र की बहुत कमी पाई गई है। इसी वजह से जो नहीं भी हैं, एक तो अब यही मुझे लगता है आप लोग समझते होंगे कि देशभक्त केवल इसमें मोबाइलों पर देशभक्त के जय हिंद और किसी विशेष समुदाय के लोगों को गाली देना और तिरंगा, ये सब गाने आने गाना में, इसको देशभक्ति में नहीं। यहाँ भी ये वो ही सबसे बड़े देशद्रोही हैं जिसने जो इस पात्र नहीं है योजना की और फिर भी लाभ लिया है। यहाँ बोलते हैं इन लोगों को देशद्रोही। तो अब थोड़ा आप लोगों से कहीं इंटरव्यू में चर्चाएं हों तो इनको केंद्र में रखकर दिया करो कि जो भी हमारे संविधान सम्मत विधि का उल्लंघन करता है, ये सब आ जाता है उसमें, उसको हम देशद्रोही मानेंगे, ठीक है। बाकी किसी देश को जिंदाबाद मुर्दाबाद बोलने में ये कहीं कुछ नहीं होता है। इसमें देशद्रोही देशभक्त नहीं आप साबित होंगे। साबित आप जब होंगे जब आपने अपनी कर्तव्य को निर्वहन पूरी ईमानदारी से किया है कि नहीं किया है, जब होंगे आप देशभक्त साहब। बीमा सखी योजना, देखो एक आपने ड्रोन दीदी योजना पिछले वर्ष पूछी गई थी, वो देखी होगी कि उसमें कृषि क्षेत्र में महिलाओं को ड्रोन मतलब
उसको वो करके प्रशिक्षण करके और उनकी सहभागिता बढ़ानी है डिजिटली क्षेत्र में। तो यहाँ बीमा सखी योजना महिलाओं को वित्तीय रूप से सशक्त बनाने के लिए, जिन महिलाओं को बीमा नहीं होता था अब वो बनाएंगे, वो इस क्षेत्र में कुछ रोजगार भी सृजित होंगे उनके लिए। लगभग ये 9 दिसंबर 2024 को शुरू की गई थी। पहले तो ये याद रख लेना है 3 वर्ष का टारगेट, 1 वर्ष में यदि आप 24 बीमा करके देती है एक महिला तो वो एजेंट के तौर पर कार्य करेगी, उसको 48,000 रुपये मिलेंगे वर्ष के। ठीक है, ये मतलब 2,000 रुपये पर बीमा का कमीशन है। और बाकी यदि इससे जुड़ते हैं तो पहली वर्ष 7, दूसरी वर्ष 6 और तीसरी वर्ष 5,000 रुपये योजना के अंतर्गत प्रदान किए जाएंगे। तो बीमा सखी योजना। हाँ, कि दूसरा इसका पहलू ये है कि अब इस LIC सेक्टर में, किसी भी बीमा सेक्टर में सब लोग ऑनलाइन हो जाने के कारण हम लोग ऑफलाइन कम इंटरेस्ट ले रहे हो। और दूसरी बात, ये डूबने के चक्कर में अब विश्वास कम रह गया है भारत के लोगों का। तो उतना जितने भी पुराने एजेंट थे अब वो धीरे धीरे काम तो चला रहे हैं, लेकिन नए एजेंट हैं वो बंद कर रहे हैं काम। नए एजेंट नहीं बन रहे हैं बीमा के, क्योंकि अब लोगों को एक दूसरे पर विश्वास, विशेष पर सरकार की कुछ ये ऐसी है कि कुछ भ्रामक प्रचार करती है और कुछ सच में बैंक के जो डूब गई है, भाग गई है, तो अब नागरिकों का विश्वास कम हो गया है। इस वजह से भी ऐसा किया जा रहा है। तो हम लोग देखेंगे केवल महिलाओं के सशक्तिकरण और वित्तीय समावेशन के दृष्टिकोण से इस नजरिए। ठीक है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम में बिल्कुल लिख लेना, ये पूछा जाएगा। 106वां संविधान संशोधन हुआ, एक 128वां वित्तीय वो विधेयक था, याद रखना। एक होता है अधिनियम, एक होता है विधेयक। यदि जब लोकसभा और राज्यसभा में कुछ प्रस्ताव पेश होता है तो उसको बोलते हैं विधेयक। अब जो राष्ट्रपति दोनों को ये जगह से पास हो जाए, राष्ट्रपति मंजूरी दे दे, उसको बोलते हैं अधिनियम। तो हमारा 106वां संशोधन हुआ था जो महिलाओं को, नारी शक्ति बंधन अधिनियम, ये याद रखना है, महिलाओं को संसद और राज्य विधानसभाओं में 33%, 1/3 नहीं 33% फिर इसमें फंस जाओगे आप लोग, ये याद रख लेना है। अभी वर्तमान में आप लोगों को देखा होगा कि 74 से 75 महिलाएं हैं, लगभग 14-15% है। तो ये बहुत कम है। यदि हम लोगों को समानता लानी है तो इसमें लगभग ये तो नियम है, मुझे लगता है 40 से 45% महिलाओं को आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब आप लोग नकारात्मक कमेंट नहीं करना है कि महिलाओं सीधे पुरुषों का हत्या कर रही हैं, ड्रमों में भर रही हैं, बाहर ले जाके हत्याएं कर रही हैं, तो इससे इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, हर महिलाओं को एक दृष्टिकोण से नहीं देख लेना है, उसमें आप लोग गलत दिशा में बढ़ जाएंगे। एक स्टैंड अप इंडिया है, इसको और समझ लो, लास्ट योजना है हमारी। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजाति महिलाओं को 1 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का बैंक ऋण प्रदान करना और उद्यमशीलता को बढ़ाना। इसके बाद में एक और मैं थोड़ी आपको कमी बताऊंगा इसमें। ये बहुत अच्छी योजना है, लेकिन ये मिल किसको पाया है, ये मुझे तो अभी तो मेरे नज़र में आसपास जिले में और आसपास के गाँव में किसी को नहीं देखा है कि इस योजना जो 5 अप्रैल 2016 को शुरुआत हुई थी, इसका लाभ मिला है। ये जो बैंकों से संबंधित योजनाएं होती हैं, इसमें कमीशनखोरी सबसे ज़्यादा होती है। एक किसान क्रेडिट कार्ड योजना सभी को पता होगा कि कम से कम 4 से 5% की ब्याज पर किसानों को ऋण दिया जाता है। ठीक है, और बाद में राज्य सरकारें उस ऋण को भी माफ़ करती है और साथ में कुछ राज्य सरकारें उस ब्याज को भी 0 कर देती हैं। लेकिन जब किसान वहाँ किसान क्रेडिट कार्ड योजना का लाभ लेने जाता है तो सबसे पहले उसको 10 से 15 से 20% कमीशन देना पड़ता है। यदि आप 1 लाख रुपए का लोन लेना चाहते हैं किसान क्रेडिट कार्ड पर, तो आपको 15 से 20,000 रुपये खर्चा आएगा। आपको वहाँ प्राप्त होंगे 85,000, 80,000। यहीं सबसे ज़्यादा हमारे भारत देश का जो विकास अवरोध है नागरिकों का, गरीबों का, वो गरीबी रेखा से क्यों नहीं निकल पा रहे हैं। अबे ये तो और आपको परिभाषा पता नहीं हो, एक गरीबी होता है हमारे यहाँ, एक अति गरीब होता है। अभी आपने देखा होगा कि लगभग 27 करोड़ लोग, अभी जो रिपोर्ट आई है विश्व बैंक की, उसमें 27 करोड़ अति गरीबी से बाहर निकले हैं। 80 करोड़ लोग हमारे यहाँ, 81 करोड़ वो 5 किलो राशन पर निर्भर हैं। तो अभी भी हम लोग गरीबी के तो लाइन में लगे ही हैं, लेकिन अति गरीबी से अभी निकले हैं बाहर। तो ये बहुत बड़ी चुनौतियाँ हैं हमारे भारत देश में। यदि आप लोग धर्मगुरु सेना में बने या आम किसी अन्य नौकरी में या समाज से जुड़े, तो इसमें ज़रूर जागरूक करना कि देशभक्त ऐसे बना जाता है, ना कि केवल कि सरकार का बोल के सरकार का है और दूसरे का हक भी आप ले जाएं। तो ये बहुत बड़ी देशद्रोहिता है।
तो हमारी नज़रों में आपको यदि देशभक्त बनना है, वो आपको इंटरव्यू क्रॉस फाइनली करना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले बोलने में ईमानदारी बरतना है। ठीक है, कुछ भी याद मुझसे मैसेज करें या फ़ोन से बात करें, तो जो भी कमियां हो वो बिल्कुल स्पष्ट बता दिया करो, क्योंकि जितने जल्दी आप अपनी कमजोरी बताएंगे, समस्या, उतने जल्दी मैं निदान कर पाऊंगा। तो विशेष तौर पर याद रख लेना, इन योजनाओं से मुझे लगता है कि 100% एक प्रश्न, और बाकी करंट में मैं कुछ बता चुका हूँ आपको, गगनयान, चंद्रयान और हमारा जो अंतरिक्ष स्टेशन है, इनको भी आप योजनाओं के तौर पर ही देखना। ये भी योजनाओं से ही निकलेंगे। इसमें से 1-2 प्रश्न तो वो मैं समझा चुका हूँ, इसलिए इसमें नहीं जोड़ा हूँ। तो विशेष तौर पर जो मेरी पूरी क्लास देखते हैं वो जरूर मेरी अब जो भी रास्ता बताता हूँ उस पर चलने लगे होंगे। ठीक है, धन्यवाद।